गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटॉमी टीम इनविंसिबल मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे टीम इनविंसिबल की तरफ से। और अ, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो एक तरीके से भारत का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का और दुनिया का भविष्य बताता है कि डायरेक्ट सेलिंग में जो आने वाला समय है वो किस तरीके से प्रभावित होने वाला है। ओके, स्टार्ट करने के पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ कंटेंट को किसी तरीके से मिसयूज़ ना करें। अदरवाइज किसी भी तरीके से अगर मिसयूज़ किया गया कंटेंट यूट्यूब के पकड़ में आता है तो डेफिनेटली उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है। ओके, और सबसे पहले जो भी नए चैनल जो भी नए व्यक्ति या व्यूअर्स हमारे साथ में जुड़ रहे हैं तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि रेगुलर आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, और मेरे बारे में जानकारी के लिए आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जानकारी आप गूगल कर सकते हैं रितेश रंगारे के नाम से। और अगर अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मेरा एक डिटेल प्रोफाइल मिल जाएगा। और मेरा नाम रितेश रंगारे है। मैं भोपाल के मल्टीपल जो वेंचर्स हैं, सीरियल एंटरप्रेन्योर हूँ मैं एक यहाँ का। मैं भोपाल के मल्टीपल वेंचर्स में एसोसिएटेड हूँ। और ये इंट्रोडक्शन जो है मुझे थोड़ा सा देना इसलिए ज़रूरत भी पड़ती है क्योंकि हर दिन एवरेज 50 से 100 लोग जो है यूट्यूब पे नए सब्सक्राइबर होते हैं। तो काफ़ी आई अंडरस्टैंड कि जो पिछले सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये पार्ट जो है वो काइंड ऑफ इरिटेटिंग हो सकता है। बट रियली मैं उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनके लिए एक एक जो इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस वीडियो या किस पर्टिकुलर चैनल का पार्ट है। ओके, और बहुत सारे जो नए लीडर्स टीम एटॉमी के साथ में जुड़ना चाहते हैं, एटॉमी इनविंसिबल के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो हम बहुत एक स्मार्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक स्ट्रॉन्ग पावर सपोर्ट सारी चीज़ें देते हैं। और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ओके, तो गाइज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैंने इसे हैंडपिक किया। मैं जनरली कोई बहुत कॉमन टॉपिक्स पे नहीं जा रहा था। मैं ये टॉपिक मैंने बहुत सोच समझ के और बहुत एक डिटेल विश्लेषण के बाद में बनाया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटेल डेटा विश्लेषण के बाद में मैंने ये पर्टिकुलर वीडियो क्रिएट किया हुआ है। तो ये एक स्मॉल मैथमेटिक्स है, छोटा सा एक मैथमेटिक्स लगाया है मैंने, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस हैं डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी सुनामी है एटॉमी और ये है, और बहुत ज़्यादा उसको उतने बड़े लेवल पे प्रस्तुत किया गया है। तो जो ये डायरेक्ट सेलिंग की सबसे बड़ी सुनामी बोल रहे हैं हम लोग, जो भी बोल रहे हैं, या डायरेक्ट सेलिंग के जो टॉप एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, तो वो क्यों हैं। और ये वीडियो जनरली बहुत सारे ऐसे न्यू कमर जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में कभी काम नहीं किया है, या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली ये उनके लिए ये स्पेशली वीडियो है। ट्रेनिंग का तो डेफिनेटली एक छोटा सा भाग है, बट उसके साथ में जो कॉमन ऑडियंस है, जो दूसरे नेटवर्क को बिलोंग करते हैं और जिन्हें अब तक एटॉमी की पावर समझ में नहीं आई, एटॉमी का पोटेंशियल समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको एटॉमी का वो रूप दिखाने वाला हूँ जो रूप इसके पहले शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, ना आपने कभी सोचा होगा कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के भाग हैं वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है और वो किस तरीके से तेजी से बढ़ने वाला है। तो हम लोग इसके बारे में एक डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं बहुत शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनाया हूँ, मैं इसके बारे में एक बहुत क्रिस्प इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एटॉमी के 13 देश इज इक्वल टू भारत और एटॉमी के 10 साल इज इक्वल टू 1 साल, 1 ईयर जो है भारत का। ठीक है, तो आपको ये वीडियो अगर आपने समझ लिया, और जो भी डायरेक्ट सेलिंग में अभी जैसे लॉकडाउन वाला टाइम पीरियड चल रहा है तो बहुत सारे लोग लॉकडाउन में भी अपनी जॉब छोड़ चुके हैं, तो उन सारे लोगों के लिए भी बहुत अच्छी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये समझने के लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्विकली स्टार्ट करूँगा। ओके, सबसे पहले ये डेटा तो काफ़ी लोगों को पता होगा और जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उन्हें नहीं पता होगा, तो उन्हें मैं बता दूं कि एटॉमी इंडिया ने ऑफिशियल एक अनाउंसमेंट दिया हुआ था। ये डेट थी करीब 17 मार्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं 17 मार्च को एटॉमी इंडिया का एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया था कि टोटल मेंबर्स जो है वो टोटल मेंबर्स करीब करीब 10,31,000, ये देखिए यहाँ पे फिगर लिखा हुआ, 10,31,000 के आसपास टोटल रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर चुके थे। और ये थी मार्च की अपडेट। ओके, मार्च की अपडेट थी कि टोटल 10,31,000 रजिस्ट्रेशन जो हैं, मतलब इतने मेंबर्स जो हैं 17 मार्च 2020 तक बन चुके थे। और अगर हम लोग अभी तक बात करें तो अभी कोई उनका रिसेंट अपडेट नहीं आया हुआ है, लेकिन मैंने
तो क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी अपलाइन और अच्छे जो लीडर्स हैं, टॉप लीडर्स, उनसे बात होती रहती है, तो मैं उनके पैटर्न समझने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से उनकी टीम ग्रो कर रही है और मेरी खुद की भी टीम जो है वो किस पेस से ग्रो कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बना के मैं एक डेटा एनालाइज करता हूँ। इसके लिए एक सीक्रेट मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैंने एक डेटा एनालिटिक्स का एक अलग से वीडियो बनाया था, बहुत डिटेल वीडियो था वो, और मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ छोटे से हाईलाइट्स आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, तो ये तो सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिए। हम में से हर व्यक्ति, जितने भी हम एटमी के टीम मेंबर्स हैं या जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इनफैक्ट भाग हैं, हर किसी को पता है कि इसमें जो है कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करती है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो, चाहे आप किसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ही क्यों ना बिलोंग करते हो। ठीक है, तो आप अगर इस चीज़ का एक प्रॉपर कैलकुलेशन लेके चलेंगे तो अभी मार्च के बाद में, जैसे ये मार्च का डेटा था, ये पूरा मार्च के बाद में अभी चल रहा है मई, और मई में अगर आप हम लोग एक्सपेक्टेड जो बात करेंगे कि टीम ग्रोथ, वो मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक डेफिनेटली ये जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये कंपनी का कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मैं एक सिंपल डेटा कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप नॉर्मली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे नॉर्मली कैलकुलेट करेंगे तो आज की डेट में अराउंड करीब मान लीजिए कि 13 से 14 लाख लोगों के बीच में एक एक्सपेक्टेड टीम हो चुकी होगी एटमी इंडिया की, सिर्फ एटमी इंडिया की एक्सपेक्टेड टीम 13 से 14 लाख लोगों के बीच में। और उसका रीजन क्या है कि जब 10 लाख लोग एक साथ काम करते हैं, या 10 लाख का एक सर्टेन परसेंटेज भी एक साथ मेंबर्स काम करना स्टार्ट करते हैं, तो करीब मान लीजिए कि 5% एवरेज ग्रोथ रहती है किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में पर डे की। 5% बोल सकते हैं, 3% बोल सकते हैं, 2%, डिपेंड करता है कि जैसे मैंने एक अडॉप्शन कर्व के थ्रू समझाया था, तो डिपेंड करता है कि अडॉप्शन कर्व की किस स्टेज पे कंपनी है, राइट। और जिसे अडॉप्शन कर्व नहीं पता है, आप मेरे चैनल पे एक अडॉप्शन कर्व का एक वीडियो है, वो देख लीजिएगा, तो मैं जो बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ उससे ये आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों को। ठीक है, तो अडॉप्शन कर्व के अकॉर्डिंग अभी हम लोग जिस कंपनी एटमी की जिस स्टेज पे हैं, हम लोग एक इनोवेटर और अर्ली अडॉप्टर्स के बीच वाली स्टेज पे हैं। ठीक है, इसके बाद में जो लेट अडॉप्टर्स आने वाले हैं, जो लेगार्ड्स आने वाले हैं, उनका एक बहुत बड़ा हुजूम है। करीब मान लीजिए कि 90% या 95% के आसपास ट्रैफिक जो है अभी तक एटमी तक पहुंचा नहीं है। और इसलिए मैं बोलता हूं कि ये विश्व की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी डायरेक्ट सेलिंग की, जो अब तक आई है, इनफैक्ट है अभी भी, और जो लॉन्च की है और प्री लॉन्च की है, अब तक की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। इसके पहले जो भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आई थी वो आई थिंक 1998 में आई थी, और उसके बाद में आई डोंट थिंक कि इतनी बड़ी कोई इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी इंडिया में आई है। तो जो भी व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो से आपको समझ में आएगा कि एटमी का भविष्य क्या होने वाला है। ठीक है, अब गाइज एटमी में या नेटवर्क मार्केटिंग में कंपाउंडिंग इफेक्ट या कंपाउंडिंग ग्रोथ काम करती है, ये हम हर कोई व्यक्ति मानता है जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता है। अब अगर आप वो 14 लाख के फिगर को ही 1% पर डे ग्रोथ के हिसाब से भी कैलकुलेट करेंगे, और मैं ये बता रहा हूं कि एटमी लॉन्च होने के 12 महीने बाद इंडिया में जो हालात होंगे वो हालात क्या हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हालात की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो 1% पर डे भी अगर ग्रोथ होती है तो करीब टोटल जो टीम साइज है वो करीब 50 लाख पहुंच जाएगा, एक्सक्लूडिंग पिछला वाला 14 लाख। ठीक है, जो 14 लाख ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं उसको हटा के 50 लाख एडिशनल मेंबर्स और जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग 1.5% पर डे की भी ग्रोथ की बात करें, और ये पर डे ग्रोथ क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में पर डे ही काउंट होता है, पर वीक या पर मंथ काउंट नहीं होता है। और जिसका बड़ा टीम साइज है, लेट्स से अगर हम लोग एटमी इंडिया को सबसे बड़े लीडर की पोजीशन पे प्लेस करते हैं और उनके नीचे जो करीब 14 लाख लोगों का नेटवर्क है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये पर डे का कैलकुलेशन कितना तेजी से बढ़ना स्टार्ट होता है। तो 1% भी पर डे अगर ग्रोथ होती है, मिनिमम 1% भी, एवरेज जो ग्रोथ अगर आप टॉप लीडर से बात करेंगे तो एवरेज ग्रोथ उनकी 5% पर डे, 4% पर डे या 6% पर डे तक भी जा रही है, काफी लीडर्स की जा रही है, और इनफैक्ट उससे बड़ी भी जा रही है। ठीक है, तो 1% पर डे भी ग्रोथ होती है, तो नेक्स्ट 50 लाख मेंबर्स जो है अगले 1 साल में एटमी को ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है गाइस, कितना बड़ा फिगर है, अंडरस्टैंड कीजिए। और आगे आने वाले स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी न्यूज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। ठीक है,
अब अगर ये ही ग्रोथ रेट करीब 1.5% पर डे होता है, क्यों? क्योंकि मैंने अडॉप्शन कर्व जो समझाया था, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि जो वन ऑफ द मोस्ट ऑप्टिमिस्ट लोग होते हैं इंडस्ट्री के, या ऐसी अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करने के हिसाब से, तो वो लोग जनरली इस स्टेज पे आते हैं, और जैसे ही लॉन्च पास में पहुंचता है तो उसके बाद में मास ऑडियंस जो है वो बहुत तेजी से ज्वाइन करना स्टार्ट करती थी, क्योंकि उन्हें एक सोशल प्रूफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। सोशल प्रूफ का मतलब पेमेंट्स हो गए, चेक्स हो गए, प्रोडक्ट्स हो गए, या जो भी कोई फिजिकल या इस तरीके के जो भी प्रूफ्स रहते हैं जिसमें कंपनी के इन्वॉल्वमेंट भी मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, कंपनी के सेमिनार्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ की फोटोज, यहाँ के सेमिनार्स के फोटोज, वीडियोज, ये सब चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद में जो मेजॉरिटी ऑफ मार्केट है वो सारा का सारा एंटर करता है कोई भी कंपनी के अंदर में। और जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी किसी भी देश में आती है, जनरली किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की, तो उसका यही इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। और पिछली जो भी कंपनीज या एक पर्टिकुलर कंट्री में जितने समय तक भी काम करती रहती है, तो उनके तरीके और उन सारी चीज़ों से लोग काफ़ी हद तक एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो जाता है। उन्हें लगता है कि इनकी ग्रोथ स्टेबल है ना। डेफिनेटली ग्रोथ स्टेबल नहीं होती, बट उन्हें लगता है कि ग्रोथ स्टेबल है, और इसके कारण से वो उस कंपनी के साथ में जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है बहुत सालों से ये कंपनी काम कर रही है, आई डोंट थिंक ये अभी उतना अच्छा कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। तो इसलिए जैसी कोई नई अपॉर्चुनिटी किसी भी कंट्री में, स्पेशली इंडिया में पेनिट्रेट करती है, तो लोग यहाँ पे ट्रेंड बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। हम लोग उसको आम भाषा में हवा बोलते हैं। तो हवा जिस तरफ चलती है उस तरफ जो है लोग बहुत तेजी से चलना स्टार्ट कर। तो ये उसका इफेक्ट है, ये उसका इफेक्ट होने वाला है। 1.5% पर डे की भी अगर ग्रोथ के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, तो करीब करीब 75 लाख लोग अगले एक साल के अंदर में भारत में ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। और अगर हम लोग इसको 2% पर डे की भी ग्रोथ के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो एक्सपेक्टेड फिगर जो बनेगा वो 1 करोड़ के ऊपर पहुंच सकता है इंडिया का, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं, जो मैंने सबसे पहले स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश की थी कि 13 साल जो एटमी ने काम किया, अलग जो 10 साल एटमी ने काम किया अलग 13 से 15 अलग अलग कंट्रीज में, और उतना काम इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर में होने वाला है। उतना ही रेवेन्यू, उससे ज़्यादा इनफैक्ट रेवेन्यू, उससे तेज जो है डेटा निकलने वाला है, उससे ज़्यादा ज्वाइनिंग्स होने वाली है, और उससे ज़्यादा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। अब ये मैंने जो आपको बताया हुआ है, इसमें मैंने फिर भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को अवॉइड किया है। इसमें मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगाया, आप खुद चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मैंने कहीं से कहीं तक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं लगाया है। ये नॉर्मल पर डे 1% की ग्रोथ के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। अगर मैं इस पे प्रॉपर कंपाउंडिंग ग्रोथ लगाने की कोशिश करूंगा, तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ह्यूज होगा, और वो काफ़ी ज़्यादा अनरियल जो है फिगर्स लगेंगे। तो इसलिए मैं उस चीज़ पे नहीं जाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इस चीज़ को रखना चाह रहा हूँ कि बहुत प्रैक्टिकल जो फ्यूचरिस्टिक डेटा है वो साउंड करे, और सभी लोग जो है इसे एक्सेप्ट भी कर पाए, उन्हें समझ में आए। और ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। जनरली गाइज क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं, जितनी भी कंपनीज किसी भी कंट्री में लॉन्च होती है, ठीक है, तो कंट्री के लॉन्च होने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। और ये पैटर्न काफ़ी हद तक मुझे भी थोड़ा सा समझता है, क्योंकि मैंने अपना एक ब्रांड ट्राई किया था ओवरसीज लेके जाने के लिए। तो उसके लिए एक प्रॉपर परमिशन की ज़रूरत होती है। तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो गवर्नमेंट परमिशन, आप इंक्लूड कर सकते हो कंपनी रजिस्ट्रेशन परमिशन इंक्लूड कर सकते हो, एक मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व रहता है। मार्केट रिसर्च में भी एक अच्छा खासा समय लग जाता है कंपनी को। वो समझने की कोशिश करती है वहाँ की डेमोग्राफिक्स कैसे परफॉर्म करती है, वहाँ पे किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्रेज है, किस तरीके के लोग जो है माइंडसेट किस तरीके से रखते हुए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए। तो सारी चीज़ें जो है पूरा एक डिटेल मार्केट रिसर्च किया जाता है। इसके बाद में एक पोटेंशियल मैनेजमेंट टीम की हायरिंग की जाती है, चाहे आप उसमें टॉप मैनेजमेंट की बात करें या फिर लोअर मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है। इसके बाद में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ये वर्ड जितना बहुत ज़्यादा इजी साउंड करता है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। टेक्नोलॉजी अगर कोई भी कंपनी अपग्रेड करवाती है, एक नॉर्मल वेबसाइट ही आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बनवाइएगा किसी डेवलपर से, स्क्रैच से बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप स्क्रैच से वेबसाइट बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेबसाइट बनाने में एक डिसेंट टाइम जाता है। हम लोगों ने आई थिंक बहुत पहले एक वेबसाइट क्रिएट की थी, उसमें हम लोगों ने B2B मार्केट प्लेस भी ऐड किया था। तो उसको बनाने में तकरीबन 4 से 5 महीना लग गया था डेवलपर को, ठीक है। और वो एक मैजेंटो करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोगों ने बनाया था। तो एक अच्छा खासा टाइम लगता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड होगी उसको बनाने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर वेबसाइट का कंटेंट, जो हम लोगों को लगता है ना ये कंटेंट इतनी आसानी से चढ़ाया गया है, कंट्री स्पेसिफिक उसको चढ़ाने में, वो कंटेंट क्रिएट करने में, उसका पूरा वेबसाइट होस्ट करने में एक अच्छा खासा समय लगता है, क्योंकि एक पूरी टेक टीम उसमें इन्वॉल्व होती है और उसमें बहुत ज़्यादा समय जाता है। और जैसे ही कोई भी ग्लोबल कंपनी, स्पेशली जब कंपनी अगर
एक पर्टिकुलर कंट्री में ही है या स्क्रैच से बनाया जा रहा है उस चीज़ को, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन जब कंपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पेनिट्रेट कर रही है, तो जो एग्जिस्टिंग उनका सॉफ्टवेयर जिस तरीके से परफॉर्म करता है उसमें एक और भाग एडिशनल ऐड किया जाता है, और उसकी पूरी लैंग्वेज, उसके पूरे तरीके, उसका पूरा कंटेंट और वो सारी चीज़ों को इंडियन तरीके से स्विच करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। डेटा माइग्रेशन भी इसका एक पार्ट है, ठीक है। फिर काफ़ी हद तक ये होता है कि कुछ कंट्रीज जहाँ पे प्रोडक्ट की लेवलिंग वगैरह जो है उनकी लोकल लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंपलसरी है, तो उसके लिए भी एक कंपनी को समय लगता है। इसके बाद में ऑफिस सेटअप क्रिएट करना, उसके बाद में इन्वेंट्री सेटअप क्रिएट करना, इसके बाद में नेटवर्क बिल्डिंग करना, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं सिर्फ कुछ चीज़ें हाईलाइट करवा रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं कुछ हाईलाइट करके क्यों समझाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा। तो जब भी एटमी ने जिस भी कंट्री में सोचा होगा कि मैं ये कंट्री में पर्टिकुलर स्टार्ट करना चाहते हैं हम लोग, तो जैसे ही उन कंट्रीज में स्टार्ट करने की सोचा होगा तो उन्हें ये सारे काम करने पड़े होंगे। और ये मैं बहुत रेयर काम बता रहा हूँ गाइज, इसकी करीब करीब 100 या हो सकता है 150 प्लस या फिर हो सकता है 1000 प्लस टास्क होंगे, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि वो कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के लेवल की बातें हैं, ठीक है। तो इतने सारे काम अगर आप परफॉर्म करते हो तो कोई भी कंपनी में, मतलब कंपनी लॉन्च की तैयारी करने के लिए जितना आसान लगता है वो उतना आसान होता नहीं है, और उसमें एक एक्सपेक्टेड टाइम 6 महीने से निकल सकता है। और जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं जो हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेशन वाला काम होता है, तो वही डुप्लीकेशन कंपनी की स्केलिंग में काम आता है, ठीक है। जिस तरीके से आप अगर मान लीजिए कंपनी ने एक कंट्री में अपने पैर जमा लिए हैं और 2-3 कंट्रीज में इस तरीके से कर दिया है, तो वो बहुत इजीली उसको डुप्लीकेट करके दूसरी कंट्री में लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उनकी प्रोसेस को डुप्लीकेट करना होता है। तो उन्होंने मान लीजिए कि भारत में लॉन्च किया, तो उसका डुप्लीकेशन इमीडिएट चाइना में कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ऑपरेशंस वगैरह सब उनके अपने पूरा एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस रहता है, ये पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो करना, उन्हें स्क्रैच से सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं, ठीक है। लेकिन समय डेफिनेटली वेस्ट होता है, क्योंकि जो भी चीज़ है तैयारी मांगता है वो सारी चीज़। अब मान के चलिए कि 10 साल में अगर एटमी ने 13 कंट्रीज में लॉन्च किया है, और मैं मिनिमम 13 लेके चल रहा हूँ क्योंकि कुछ 13 बताते हैं या कुछ 15 बताते हैं। आप atomy.com की जो ग्लोबल वेबसाइट वहाँ पे जाके एग्जैक्ट फिगर चेक कर सकते हैं। तो हम लोग 13 कंट्रीज लेके चल रहे हैं। 13 कंट्रीज में आप मान के चलिए कि जिस भी कंट्री में जब भी कंपनी लॉन्च हुई होगी तो एक मिनिमम टाइम पीरियड इतना लगा होगा उन्हें, 4 महीने 6 महीने 1 साल से प्रिपरेशन करने के लिए, उसके बाद में नेटवर्क क्रिएट करने के लिए, उसके बाद में पे स्टार्ट हुए होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी की बहुत ज़्यादा समय जो वेस्ट होता है वो समय वेस्ट होता है कंपनी के प्री लॉन्च फेज को संभालने में या उसकी तैयारी करने के लिए, ठीक है। और इसके चक्कर में क्या होता है, इसके चक्कर में ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ कंट्रीज में जाएंगे उतनी नंबर ऑफ कंट्रीज में आपको सिमिलर चीज बार बार रिपीट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जितनी कंट्रीज में अब तक लॉन्च हुआ है उन कंट्रीज का अगर आप टोटल साइज मिलाने की कोशिश करोगे तो एक एक कंट्री का साइज मान के चलिए इंडिया के एक एक स्टेट के इक्वल है। एक स्टेट हो सकता है या 2 स्टेट के इक्वल हो सकता है, ठीक है। इतना ही साइज है, मतलब टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो आप सोचिए कि हर छोटी सी छोटी पॉपुलेशन में कंपनी को इतना काम करना पड़ा है, और वही काम जो है अब इंडिया में होने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये जो मैं समझाने जा रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द कंपनी जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी चाइना या इंडिया या चाइना और इंडिया में ऑलरेडी काम कर रही हैं या बहुत सालों से काम कर रही हैं। तो इन कंपनीज ने सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी थी वो इन्हीं कंट्री को दी थी, ठीक है। और एटमी ने सोचा कि एक सही समय लॉन्च करना सही रहेगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जो है टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का एक मेजर अराउंड 36 to 40% के आसपास टोटल पॉपुलेशन जो है इनकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का है। तो मेरा समझाने का मतलब आप समझिएगा, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर 100 जो टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं वो इंडिया और चाइना में या इंडिया या चाइना में बिजनेस करने के बाद में टॉप 100 की लिस्ट में पहुंची हुई है, जबकि एटमी ने इसमें टॉप 20 की लिस्ट में टॉप 20th रैंक बनाया हुआ है। जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो रैंक तब बनाया है जब उसने इंडिया और चाइना में कदम भी नहीं रखा था, ठीक है। और वो उसका पिछला रिकॉर्ड था, ठीक है। और 2020 का जो रिकॉर्ड है वो अभी आने वाला है जून के आसपास, एक्सपेक्टेड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून के आसपास उसका पूरा जो है रिपोर्ट आने वाली है, ठीक है। अब आप इसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए, इसका इम्पैक्ट समझने की कोशिश कीजिए कि
दुनिया की किसी भी कंपनी को वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में जगह बनाने के लिए इंडिया और चाइना प्राइमरी मार्केट है लॉन्च करने के लिए। अदरवाइज वो छोटी कंट्रीज में काम करके कभी अपनी जगह नहीं बना पाई बहुत समय। अगर आप पूरी लिस्ट चेक करेंगे, एक एक कंपनी का भी डेटा खंगालने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, हो सकता है एटमी के अलावा कुछ और ऐसी कंपनीज हों जो दूसरी कंट्री में काम करने के बाद में टॉप 100 में पोजीशन बना पाई हूं, लेकिन मैं अगर टॉप 20 की बात करूं तो टॉप 20 में एटमी इकलौती एक ऐसी कंपनी है जिसने पोजीशन बनाई है, वो भी इंडिया और चाइना लॉन्च ना करने के बाद में। तो अब आप ये सोचिए, जिस टाइम इंडिया लॉन्च हो जाएगा और चाइना ऑलरेडी अभी एक्सपेक्टेड है जून के आसपास लॉन्च होने का, और वहां पे जो ग्रोथ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है इंडिया के कंपेयर में, तो सोचिए कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि भारत में क्या फर्क पड़ने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, बोल रहा हूँ कि विश्व में क्या फर्क पड़ने वाला है एटमी के लॉन्च को लेके। ठीक है, अब काफी लोग इस चीज के बाद में ये बोलते हैं, मैं अभी उस बात पे आऊंगा कि ये सुनामी जो मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग की एटमी जो है वो सुनामी क्यों कहा जा रहा है उस चीज को, और मैं उस टॉपिक पे आऊंगा, वो एक स्लाइड में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब काफी लोग अभी भी ये बोल रहे हैं कि अगर सर इतना कुछ बड़ा है तो भी कुछ बड़े चेहरे जो हैं वो एटमी की लीडरशिप में नजर क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं आपको कुछ लॉजिकल आंसर देता हूं उसके। पहला सबसे लॉजिकल आंसर है कि उसमें से बहुत सारे लोग ज्वाइंट हैं लेकिन वो पब्लिकली कहीं नहीं आए हैं, क्योंकि वो अभी जिस कंपनी में एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो रिवील नहीं करना चाहते, पहली बात। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, और एक सही टाइम के बाद में जब वो एक सही पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक अपना नाम रिवील करेंगे या अपनी टीम के साथ में जो है अपना पूरा स्ट्रक्चर रिवील करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दूसरा है कि बहुत सारे लोग ये वेट कर रहे हैं, बहुत सारे टॉप लीडर्स हैं, बहुत सारे टॉप लीडर्स ये वेट कर रहे हैं कि कंपनी की तरफ से कोई ऑफर आएगा, लेट्स से टॉप पोजीशन का या एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ आएगा, और जो कि एटमी के एथिक्स और एटमी के प्रिंसिपल के खिलाफ है। ऐसा कभी नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा गलत इसमें मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं, और ये उनको ही प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि जनरली मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ये होता है कि अगर आपको एक सर्टेन टॉप पोजीशन चाहिए कंपनी में तो बहुत आसान होता है वो पोजीशन अचीव करना, बट एटमी में वो नहीं है। एटमी में आप किस भी पोजीशन व्यक्ति हो, आपको स्क्रैच से काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो पावर भी लेट से क्रिएट की जाती है वो पावर जीरो से क्रिएट की जाती है, कोई रेडीमेड पावर नहीं रहती, कोई रेडीमेड नेटवर्क नहीं होता है। ठीक है, और यही ईमानदारी जो है एटमी की सक्सेस का राज है, जो कि मैं मानता हूँ। ठीक है, तीसरा एक पॉइंट जो है कि उनका जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स है, जो बड़े लीडर्स हैं जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स में जो काम कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा कोलैप्स कर जाएगा अगर वो स्विच किए, क्योंकि अभी अगर अचानक से स्विच करेंगे तो बहुत ऑब्वियस है, कंपनी अभी लॉन्च नहीं हुई है तो कंपनी के पे आउट्स रिलीज नहीं हुए हैं, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के साथ में स्विच कर देते हैं तो उनका जो चलता हुआ पे आउट है वो रुक जाएगा, और डेफिनेट सी बात है कि कोई भी व्यक्ति, इनफैक्ट कोई भी रहेगा तो वो कोई भी व्यक्ति ये चीज़ नहीं करना चाहेगा। चौथा सबसे मेजर इशू है जो मैं जनरली देखता हूँ यहाँ पे, पावर और ईगो इशू। मतलब से अगर व्यक्ति के पास में एक नेटवर्क आ जाता है तो वो बहुत हद तक ये समझने लगता है कि ये नेटवर्क कभी कोलैप्स नहीं होने वाला है, जो कि फिर वही मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ में ही पूरा का पूरा जो लोग रहते हैं वो तेजी से ज्वाइन करने जाते हैं। तो एटमी में अगर आप बात करेंगे तो एटमी में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो पिछली बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में फेल हुए थे, और उन्हीं का मेजर ग्रुप जो है वो बना हुआ है एटमी, और वहाँ पे आपको इसलिए कोई सक्सेसफुल नाम नहीं मिलेंगे क्योंकि बहुत सारे जो फेल्यूअर्स हैं और वो अब नई सक्सेस स्टोरीज जो है वो क्रिएट करने वाले हैं एटमी के थ्रू। ठीक है, और ईगो इशू तो पता है आपको, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। लोग बहुत ज़्यादा, मैं जैसे एक अजीम प्रेम जी ने कहा था कि यहाँ पे नॉलेज जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ईगो के, तो वो बात यहाँ पे एकदम लागू होती है। जितना कम नॉलेज है और लोग उतना ज़्यादा ईगोस्टिक होते हैं, तो डेफिनेटली उसके कारण भी इस चीज़ का फर्क पड़ता है। ठीक है, अब गाइज अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे, जिसके कारण मैंने पूरा पीपीटी बनाया है कि ये सुनामी कैसे है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो बहुत सारे लोग हैं जो इसे जस्टिफाई कर रहे हैं कंपनी के प्रोफाइल से, जो 110% सही है। दुनिया में किसी भी कंपनी का प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एटमी का है। मैं उसे एक सिंपल सेंटेंस में प्रूव करता हूं, एक सिंपल चीज से समझाने की कोशिश करता हूं। एटमी जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन भी कंपनी का प्रोफाइल, मतलब कंपनी के लॉन्च के फर्स्ट डे भी उसका प्रोफाइल केरी और कोलमार की जो जॉइंट वेंचर है उनके कारण उनका करीब करीब 160 साल पुराना प्रोफाइल था। एक ह्यूज एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम के साथ में उसका प्रोफाइल था। यही आप कनेक्टिविटी
की दुनिया की दूसरी कंपनी में डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर किसी व्यक्ति ने जीरो से उसका प्रोफाइल क्रिएट किया है। ठीक है, दुनिया की जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज आई हैं इंडिया में, चाहे ग्लोबली कहीं पे भी आई हैं, तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकबोन नहीं था। ठीक है, ये सबसे बड़ा रीजन है। तो जो लोग बोलते हैं कि सुनामी प्रोफाइल के कारण है, मैं बोलता हूँ 100% है। कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट की रेंज के कारण है, 100% प्रोडक्ट की रेंज के कारण है, क्योंकि इन फ्यूचर जो एटमी की प्लानिंग है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को लेके नहीं है। एटमी की प्लानिंग है एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने की, और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने के लिए कोई सीमा नहीं होती है, तो उन्हें उतनी ज्यादा प्रोडक्ट रेंज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी ताकि ये टैग उनसे कोई ना छीन सके। बहुत एक कॉमन सेंस वाली बात है। बहुत सारे लोग हैं जो इसको जस्टिफाई करते हैं एटमी के यूनिक कंपनसेशन प्लान से, और ये भी मैं बोलूंगा 110% ट्रू है। आप पूरे नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनसेशन प्लान उठा के देख लीजिएगा, कंपेयर करके देख लीजिएगा, इतना यूनिक और इतना इफेक्टिव प्लान आपको दुनिया के किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है कि ये काइंड ऑफ नो कंडीशन प्लान है। जो भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूटर पे मल्टीपल कंडीशंस लगा दी जाती है, ये सर्टेन लेवल आप क्रॉस करेंगे तो ये मिलेगा, अगर आपको ये करना होगा तो ये मिलेगा, ये पर्टिकुलर पीवी लैप्स हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होती हैं जो हम लोग ज्वाइन करने के बाद एक सर्टेन लेवल पहुंचने के बाद में बताए जाते हैं। एटमी में बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर आपको पहले ही दिन ट्रांसपेरेंसी से पूरा बिजनेस प्लान बताया जाता है, पे आउट प्लान भी बताया जाता है, इनफैक्ट बहुत कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको इन फ्यूचर बेनिफिट करती हैं, और वो आपको समय के साथ में बहुत तेजी से अपग्रेड कर दी जाती हैं। तो ये है जो टॉप 3 रीजन है जिसके कारण लोग अब तक इसको सुनामी मान रहे हैं। लेकिन मैं, आपको पता है, मैं जितने भी वीडियोस क्रिएट करता हूं, मैं सारे के सारे वीडियोस ऐसे क्रिएट करता हूं जो पिछले किसी ने भी उस पर्टिकुलर टॉपिक पे सोचा नहीं होगा या उस तरीके से वीडियो क्रिएट नहीं किया होगा। तो मैं इन्हें जो जस्टिफाई करूंगा वो एटमी के डेटा और एटमी के रिजल्ट से जस्टिफाई करूंगा, और एक सिंगल स्लाइड पे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। ओके, तो गाइज ये है वो स्लाइड जिसके लिए ये पूरा पिच डेक प्रिपेयर किया है, जिसके लिए पूरा प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग की सुनामी कैसे है मैं आपको समझाता हूं। 2019 तक के टोटल मेंबर्स जो हैं, अभी जो एक्सपेक्टेड बोल रहा हूं, जो ऑलरेडी एटमी वेबसाइट में लिस्टेड है, वो करीब करीब 6 मिलियन है, और 6 मिलियन ये 2000 का कैलकुलेशन है। मैं अभी जैसे बता रहा हूं कि 2020 की जो पूरा रिपोर्ट है वो आने की है, वो 2020 की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। तो कोई भी आपसे अगर 2020 की रिपोर्ट लेट से शेयर भी करता है तो अभी भरोसा मत कीजिएगा, एक सही समय के बाद में कंपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी कि 2020 के बाद में ये सर्टेन उसकी रिपोर्ट कार्ड है। ठीक है, उसमें कंपनी ने एक अंदाजन 13 कंट्रीज में कदम रखा है, और उनमें टोटल 6 बिलियन जो है मेंबर्स बने हुए हैं, करीब 60 लाख मेंबर्स बने हुए हैं। ठीक है, इनका ग्लोबल टर्नओवर जो बताया गया है वो है करीब करीब $1.25 बिलियन। और जो मैं बार बार प्रूव करता हूं, मैं बोलने की कोशिश करता हूं कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, और वो ये फिगर प्रूव कर देता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लीजिए फास्टेस्ट ग्रोइंग क्या होता है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ये होता है कि किसी भी चीज का उतने ही टाइम ड्यूरेशन का जो रिकॉर्ड देखा जाता है उसे अगर दूसरे से कंपेयर किए जाते हैं तब आप समझ पाते हैं कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग नोकिया और रियलमी में कंपेयर करें, या नोकिया और जियोमी में कंपेयर करें, तो नोकिया के स्टार्टिंग के 10 साल और जियोमी के स्टार्टिंग के 10 साल जब आप वो कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 10 साल में नोकिया ने जो बिजनेस किया और 10 साल में रियलमी ने जो बिजनेस किया उसमें डिफरेंस क्या है। तो उसके आधार पर बताया जाता है, कोई एक पर्टिकुलर डेटा के आधार पर बताया जाता है कितनी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं, कितनी तेजी से रेवेन्यू जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, कितनी तेजी से कंट्रीज स्केल कर रहे हैं। ये सारे फैक्ट फिगर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ये कहीं पे आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ये एक डिटेल अगर आप डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपकी समझ में खुद आएगा। ये कहीं पे आपको ऑन रिटर्न ऑन पेपर नहीं मिल सकता है। ओके, फिर ये है टोटल ग्लोबल टर्नओवर। अब मैंने जो आपको सबसे पहली स्लाइड में समझाने की कोशिश की कि अगर इंडिया और चाइना जो है वो लॉन्च हो जाता है तो ये जो मेंबर्स का फिगर है गाइस, ये मिनिमम एक साल के बाद में 150 मिलियन, और ये मैं मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं। अगर, क्योंकि कंपनी का विजन, डेफिनेट सी बात है, मेरे विजन के तो मेरा विजन कहीं से कहीं तक कंपनी के विजन के इक्वल नहीं है। कंपनी बहुत बड़े लेवल पे सोच रही है, क्योंकि कंपनी का प्लान है $100 बिलियन कंपनी बनने का, और उन्होंने एक सर्टेन उसकी टाइमलाइन भी सेट करके रखी हुई है। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो एटमी इंडिया और चाइना के एक साल के बाद में जो टोटल रजिस्टर्ड मेंबर हैं वो करीब करीब 150 मिलियन क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और 150 मिलियन मतलब यहाँ पे लाख थे, और यहाँ पे करीब करीब 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास आप मान के चलिए, या 1 करोड़ 80 लाख के बीच में, 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख के बीच में टोटल रजिस्टर्ड मेंबर ग्लोबली क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और
अब अगर हम लोग इसकी बात करें, एक बहुत छोटा सा मैथमेटिक्स ही लगा है, आप समझ सकते हो, छोटा सा कैलकुलेशन ही मैंने किया है। अब अगर आप इसी को इस तरीके से कैलकुलेट करोगी कि टर्नओवर जो है एक साल के बाद में, चाइना और इंडिया लॉन्च होने के एक साल के बाद में क्या डिफरेंस आने वाला है, तो ये मान के चलिए कि करीब करीब 3 से 4 बिलियन डॉलर का टर्नओवर होगा। ठीक है, अब आप जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग की रैंक अलग अलग देखी है आपने, या जो डायरेक्ट सेलिंग की रैंक डिफाइन करते हैं आप, उसमें ह्यूज चेंज ऑटोमेटिक अभी आप समझ सकते हैं कि अगले 3 से 4 साल में होने क्या वाला है। ठीक है, और जो टाइम लाइन पिछले 13 साल में जो पिछले 10 साल में 13 देशों को अचीव करने में लगा है, वो भारत को सिर्फ 1 साल में लगेगा। और उतने फिगर्स और उतना मेंबर्स की बोल दीजिए, उतने नंबर ऑफ इंपीरियल्स की बात कर लीजिए, क्योंकि कंपनी इंडिया में लॉन्च होने के बाद में क्या क्या काम बच रहा है। इंडिया में लॉन्च होने के बाद में इंडिया एक मेजर हब है, मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। इतने बड़े मार्केट में कंपनी को अलग अलग बार अपने 10 साल अलग अलग वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे अलग अलग कंट्रीज के प्लानिंग के लिए, तो क्योंकि वो उनको एक ही बार की प्लानिंग करनी है लॉन्च की। जैसे ही लॉन्च प्लान हो जाता है, उसके बाद में जैसे ही सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, तो उन सर्विसेज को देते हुए कंपनी तेजी से स्केल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, जैसे ही कंपनी तेजी से स्केल करना स्टार्ट कर देगी, तो जो पिछला 13 कंट्री में एटमी ने जो एक्सपेक्टेड काम हुआ है पिछली 13 कंट्रीज में, और वो पूरी 13 कंट्रीज की हम टोटल पॉपुलेशन भी मिला लेंगे, तो वो इंडिया की पॉपुलेशन से थोड़ा सा कम ही जाता है, करीब करीब 94 करोड़ जो मैंने कैलकुलेट किया था, 94 करोड़ के आसपास टोटल पॉपुलेशन जाती है। और भारत में 2-3 चीजें बहुत ज्यादा है। भारत में पैशन बहुत ज्यादा है इस तरीके की अपॉर्चुनिटी को लेके। भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और लॉकडाउन के चक्कर में भारत बहुत सुप्रीमली बोलना चाहिए टैलेंटेड या बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली डायरेक्ट सेलिंग का एक मेजर हब बन जाएगा। ठीक है, लॉकडाउन के बाद में इतनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी जॉब गई हैं, रिस्क पे हैं, या बहुत सारी जॉब्स गई हैं, उनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा जो है दो टाइप के सेक्टर्स को मिलने वाला है। एक है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और एक है सास मॉडल, जो मैंने इसके पहले मेरे एक वीडियो में बताया हुआ था। ठीक है, तो 13 कंट्रीज में जितना काम हुआ है उतना काम करने के लिए भारत में 1 साल पर्याप्त है। 10 साल में जितना काम हुआ है उतना काम करने के लिए भारत का 1 साल पर्याप्त है। ठीक है, और ये मैं पूरा का पूरा एग्जिस्टिंग डेटा के हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। चीजें इससे प्लस माइनस हो सकती हैं, बट इसी के आसपास रहेंगी, ये आपको समझने की कोशिश कीजिएगा। 1 साल बाद अगर आप वापस इस वीडियो को देखेंगे, तो आपको जो समझ में आएगा वो शायद मैं अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये वीडियो अगर आप देख के अभी भी इस पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूंगा कि आप थोड़ा सा समझने में चूक कर रहे हैं। तो आप इसको बहुत सिंसियरली लें, इस वीडियो को बहुत सिंसियरली समझे, तो आपको बहुत ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलेंगी। और ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ, ये डेटा एक्सक्लूडिंग अदर कंट्रीज है, जो जैसे अभी सिर्फ और सिर्फ इंडिया और चाइना लॉन्च की बात नहीं है, अभी हांगकांग लॉन्च हुआ है इसके बाद में। और तो एक्सपेक्टेड 1 साल में कंपनी 5 से 25 प्लस कंट्रीज लॉन्च करती है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हम लोग जब स्केल करते हैं, तो हमारे स्केलिंग का पैटर्न होता है कि आपको तेजी से डुप्लीकेट करना है। वैसे ही कंपनीज की स्केलिंग का पैटर्न होता है कि कंपनी को डुप्लीकेट करना पड़ता है। उनके ऑपरेशंस, उनकी प्रोसेस, उनका सिस्टम, उनका नेटवर्क, सब चीज़ें डुप्लीकेट करनी पड़ती है। जैसे ही वो प्रोसेस डुप्लीकेट कर लेते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है उन्हें उस कंट्री में लॉन्च करना। तो मैंने तो इन जो बाकी की छोटी कंट्रीज हैं, उन कंट्री का कैलकुलेशन ही नहीं किया है। दुनिया की 2 बड़ी सबसे ताकतवर देश बोल सकते हैं, सबसे बड़ी पॉपुलेशन के 2 देश बोल सकते हैं, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के देश बोल सकते हैं, इन कंट्रीज के हिसाब से ही मैंने ये पूरा डेटा रेडी किया हुआ है और आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया हो कि ये बात 110% जस्टिफाइड है। जो सुनामी हम लोग बोल रहे हैं एटमी को डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की, तो ये फैक्ट और फिगर और ये जो रिसर्च है, ये 110% जस्टिफाई करता है। इसलिए जो व्यक्ति अभी भी जुड़ा नहीं है और अभी भी वेट कर रहा है लॉन्च का, मैं आपसे वही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर समय वेस्ट ना करें। कोई लॉजिक नहीं बनता है अगर आप बहुत ज़्यादा समय वेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपको रोक रहा है, कोई पर्सनल व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने एक फैक्ट, एक फिगर के हिसाब से समझाने की कोशिश की है कि कंपनी एटमी जो है डायरेक्ट सेलिंग की सुनामी कैसे है, और डायरेक्ट सेलिंग की सुनामी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं, वो ग्लोबल प्रूव करने वाली है अपने आप को। ठीक है, और जैसे ही लॉन्च हो जाता है, तो हमें ह्यूज इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि अब तक हम लोग भी जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो छोटा छोटा रिसर्च जो भी अपने लेवल पे लीडर्स करते हैं, वो रिसर्च के लेवल पे ही आप तक बात पहुंचाई जाती है। लेकिन इसके जो मेजर इम्पैक्ट हैं, वो मेजर इम्पैक्ट कंपनी के बोर्ड, कंपनी के मैनेजमेंट, या हम लोग बोल सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट, ये सभी आप लोगों को बताएंगे। और ये सारा का सारा जो है लॉन्च के बाद में आपको ह्यूज
देखने को मिलेगा। तो जब हवा चलना स्टार्ट होगी और उसके बाद में आप अगर इस तरफ आना स्टार्ट होंगे तो आप बहुत शायद देर कर चुके होंगे, क्योंकि तब तक ऐसा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट हर घर तक एटमी के प्रोडक्ट्स पहुंच चुके होंगे। और उस टाइम तक जब आप अपने सेकंड घर पे एटमी के प्रोडक्ट के बारे में प्लान देने जाएंगे या आप बताने जाएंगे कि ये पर्टिकुलर इनकम अपॉर्चुनिटी है या प्रोडक्ट्स हैं, तो वो हो सकता है कि ऑलरेडी ज्वाइन किए हैं, जो कि अभी मैक्सिमम केसेस में हो रहा है कि जब भी किसी नए व्यक्ति को एटमी के बारे में पता चलता है जो कंपनी में कंपनी का भाग नहीं है, तो काफ़ी हद तक ये चांसेस होते हैं कि उनका आईडी पहले से लगा होता है। तो मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि पोटेंशियल समझे। बाकी मैं आपसे कुछ और चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। ये मैंने आपको पूरा डेटा बता दिया है, नो डाउट। अब डेटा बताने के बाद में बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्रिटिक्स होते हैं, ठीक है, और मैं रेडी रहता हूँ क्रिटिसिज्म के लिए, क्योंकि मैं अपने फैक्ट फिगर के हिसाब से इतनी स्ट्रांग बातें रख देता हूँ कि अगर किसी को मुझे क्रिटिसाइज भी करना है तो उसे अपना एक बहुत अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिनाई इस तरीके से करेंगे कि सर इंडिया का टारगेट मार्केट इतना नहीं है जितना आप बता रहे हैं कि इतने सारे लोग जो है ज्वाइन करने वाले हैं। लेट्स से मैंने जो आपको बताया कि इतना बड़ा जो चेंज आने वाला है, राइट। तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर इंडिया का टारगेट मार्केट इतना नहीं है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस टाइम पेटीएम लॉन्च हुआ था, पेटीएम ने जो सोचा था कि उसका टारगेट मार्केट जो है टेक्निकल लोग हैं जो डिजिटल करेंसी यूज करते हैं या पेटीएम या गूगल पे टाइप की चीज यूज करते हैं, तो सिर्फ उतना ही लिमिटेड टारगेट मार्केट है। लेकिन एक्चुअल टारगेट मार्केट उनको कब समझ में आया, जब कंपनी जब पूरा का पूरा नोटबंदी जब हुई थी। तो नोटबंदी होने के बाद में जो व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करने थे उसकी वो मजबूरी बन गई थी कि उसके पास में पेटीएम या कोई दूसरी करेंसी या इस तरीके की डिजिटल ट्रांजैक्शन के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। तब पेटीएम को समझ में आया कि नहीं, इसका मार्केट में जितना सोच रहा था उससे शायद 1000 गुना और ज्यादा बड़ा है, राइट। तो सिमिलर चीज हुई जूम के साथ में। जब जूम स्टार्ट हुआ था तो जूम को भी लग रहा था कि जूम का एक पर्टिकुलर लिमिटेड टारगेट मार्केट है, कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोरोना आएगा, उसके कारण लॉकडाउन होगा और ये सारे डिफरेंसेस आएंगे। तो जब स्टार्ट हुआ था तो जूम मीटिंग की जरूरत किनको पड़ती थी, बहुत रेयर जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी, बहुत रेयर जो टेक्निकल मीटिंग्स होती थी, सॉफ्टवेयर टेक्निकल या आईटी इंडस्ट्री के लोग हैं वो जूम यूज किया करते थे। लेकिन अगर आप अभी की बात करेंगे, अभी आप बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, तो अभी ऑलमोस्ट सारी, मतलब से जितनी भी दुनिया की सारी बड़ी इंडस्ट्रीज, छोटे ऑफिसेज, बड़े ऑफिसेज, कॉर्पोरेट कल्चर्स जितने भी हैं, वो सारे के सारे जूम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि टारगेट मार्केट आप जो इमेजिन कर रहे हैं या जो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतना लिमिटेड है, वो उतना लिमिटेड नहीं है। और डायरेक्ट सेलिंग किसी एक पर्टिकुलर टारगेट सेक्टर का काम नहीं है। ये इतनी ब्रॉड इंडस्ट्री है, मतलब हर सेकंड व्यक्ति जो है वो एक पैसिव इनकम करना चाहता है, एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहता है, अपनी फैमिली की सिक्योरिटी चाहता है। तो ये बिजनेस हर किसी के लिए है, राइट, चाहे छोटा हो बड़ा हो। अगर किसी को काम करना है और किसी को सक्सेसफुल होना है तो वो सारी जो चीज़ें रहती है वो सारी की सारी सेकेंडरी हो जाती हैं, ठीक है, और फिर वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। तो ये मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश किया कि इंडिया का टारगेट मार्केट कितना बड़ा है और उसके अकॉर्डिंग जो लॉकडाउन में जो जॉब्स गई हैं, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज गई हैं लोगों के हाथ में, उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा पूरा का पूरा जो है एटमी को देखने को मिला है। क्योंकि अभी 2020 में हॉट अपॉर्चुनिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एटमी है। इसके अलावा बहुत सारी दूसरी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बट वो दूसरी सारी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हैं। तो बात वही हो गई है कि एटमी जितना तरीके से टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग है और जितना ह्यूज प्रोफाइल है, जिस लेवल पे इसके प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशन जिस तरीके से दिया जाता है, सेंटर दिया जाता है, मतलब पैसा तो इसका एक बाय प्रोडक्ट है। इसके अलावा जो लर्निंग्स मिलती है नेशनल इंटरनेशनल लीडरशिप के अलावा और सारी चीज़ें, वो आपको दुनिया के किसी दूसरे ब्रांड में देखने को नहीं मिलेंगी। तो उसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और वही बात होती है कि अभी अगर आपके पास में आज के ज़माने में अगर आपके पास में एलईडी और एक ऐसा टीवी है जो आपका 4K टीवी हो गया है, तो आप फिर वो ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों यूज़ करेंगे। तो वो जो बाकी की कंपनीज हैं वो सारी की सारी काइंड ऑफ उस कैटेगरी में, क्योंकि उनको अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर उन्हें कंपटीशन भी लेना है एटमी से, तो एटमी बहुत ज़्यादा आगे चल रही है टेक्नोलॉजी वाइज। जैसे मैंने बताया हुआ था, एक मैं पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि कंपनी का टोटल इतना बड़ा जो मैन पावर इतना बड़ा जो इन्होंने ये क्रिएट किया हुआ। तो अगर आप हेंगल पार्क सर का कुछ वीडियो देखेंगे और समझेंगे तो उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने मैन पावर कॉस्ट किस तरीके से रिड्यूस किया टेक्नोलॉजी यूज करके। और ये थॉट लाने के लिए या तो दूसरी कंपनीज के एमडी को बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनना पड़ेगा या उनके मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। और अगर वो इस चीज़ को अभी से इंप्लीमेंट करने की सोचते भी हैं तो भी उन्हें वो टेक्नोलॉजी बनाने में, उसे इंप्लीमेंट करने में और उसे अप्लाई करने में और लोगों को उसका आदी बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हो सकता है कि वो हमसे 5 साल 10 साल पीछे चलेंगे, ठीक है। तो
ये बहुत पावरफुल चीज़ है और यही कारण है कि 60 लाख लोगों का अगर टोटल अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो उन्हें सपोर्ट करने के लिए सिर्फ बहुत कम, शायद से मैं, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, मैं सही हूँगा आई होप, कि करीब करीब 400 सिर्फ एम्प्लॉयज़ हैं। तो उन्होंने हेंगल पार्क सर ने वही किया है कि प्रोसेस पूरा ऑटोमेट किया है टेक्नोलॉजी के थ्रू और सब चीज़ों के थ्रू ऑटोमेट किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कटिंग की जा सके और कॉस्ट कटिंग का फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिल सके। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिटिक्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, तो इसके पहले कि क्रिटिक्स कोई क्वेश्चन करे तो उसको उसके पहले ही मैंने उनका एक क्वेश्चन कर भी दिया और उसका एक आंसर दे दिया। दूसरा एक जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, जो कि मैं बहुत काइंड ऑफ, आप बोल लीजिए कि ऐसी इमेच्योर चीज समझता हूँ, उसको बोलते हैं प्राइस रेंज को लेके। तो मेरा ये मानना है कि जिन्होंने अडॉप्शन कर्व समझा है उसे इसका आंसर मिल जाएगा, पहली बात। ठीक है, अगर आप देखेंगे एक अडॉप्शन कर्व पे वीडियो बना हुआ है, अगर आप अडॉप्शन कर्व समझ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा ये बात। जब बहुत समय पहले एक कंपनी आई हुई थी, उन्होंने एक सीडी बेचा हुआ था 7,500 रुपए की। तो समझिए उस समय पे जब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर उतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो लोगों ने, अगर आप लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो और सही वैल्यू पे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो लोगों को कोई भी चीज़ वो नहीं लगती। दूसरी एक बात मैं बताऊंगा कि बहुत सारे लोगों को अगर ये कंसर्न लगता है, प्राइस रेंज ये कंसर्न लगता है, तो मैं आपको सीधा ये बात बोलूंगा कि सर, आपको किसे बेचना है और कहाँ बेचना है ये ट्रेनिंग आप तक नहीं दी गई है। चाहे आप कितनी भी बड़ी कंपनी के भाग हों, कितनी भी बड़ी कंपनी के लीडर हों या एमडीज हों, लेकिन आपको अगर ये पार्ट नहीं पता है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको नहीं पता है कि किस चीज़ को कहाँ बेचना चाहिए। आप हो सकता है एक i10 जिसे चाहिए उसे आप नैनो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एंड वाइस वर्सा, अगर आपको एक नैनो चाहिए तो आप उसको एक i10 सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट साइज बहुत बड़ा है, सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का पूरा मार्केट साइज बहुत बड़ा है। हर मार्केट के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए, हर टाइप की कैटेगरी के लिए मोर देन इनफ पैसा है और मोर देन इनफ कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता है कि सारे के सारे लोग एक ही काम करेंगे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सारे के सारे लोग कोई पर्टिकुलर दूसरा काम करेंगे। पूरा मार्केट डिवाइडेड है और वो मार्केट को कैप्चर, हर किसी की एक इंडिविजुअल चॉइसेस है। ठीक है, कुछ लोग आईफोन से ही सेटिस्फाइड है, अगर आप आईफोन वाले को जाके कोई और दूसरा प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे, वो कभी नहीं लेने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि बहुत जो सस्ते फोन यूज करते हैं, तो अगर आप उन्हें कोई दूसरा प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, मैं एक चीज श्योरिटी दूंगा कि अगर उनके पास में बजट है और वो अच्छी क्वालिटी की चीज लेना चाहते हैं, तो वो 110% आईफोन पे स्विच कर देंगे। ठीक है, लेकिन आईफोन वाले को अगर आप लोअर क्वालिटी पे गिराने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं होने वाला है, या फिर मैकबुक वाले को आप गिराने की कोशिश करेंगे तो नहीं होने वाला है। तो मेरे इन जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। इस पर्टिकुलर बात को पकड़ के आप उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट ना कर दें, क्योंकि ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जनरली जो एक मिसकम्युनिकेशन हो जाता है बातों में, और समझाने के तौर पे मैं एक आप चीज़ को बता रहा हूँ। तो गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया हो कि एटमी जो है डायरेक्ट सेलिंग की सुनामी किस तरीके से, और क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ने वाला है एटमी के आने के बाद में इंडिया का मार्केट और बाकी जो कंट्रीज के मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। एटमी ने ऑलरेडी यूएसए में अपने आप को प्रूव कर चुका है, कोरिया में अपने आप को प्रूव कर चुका है। कोरिया की कंपनी है, जापान की टॉप 1 कंपनी हो गई है एमवे, और एटमी में को अगर यूएसए में देखा जाए तो वहाँ पे भी 10th रैंक पे एटमी जो है लीड कर रही है। तो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज में ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है, और भारत का मार्केट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड मार्केट है, जो कि मैं मानता हूँ इन्फ्लुएंस मार्केट है। मतलब से जो अभी लोग जुड़ गए हैं प्री लॉन्च में, वही लोग अपनी डिसीजन टेकिंग के कारण आए हुए हैं। बाकी के मैक्सिमम लोग जो इसके बाद में ज्वाइन करेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेंगे, उन्हें एक तरीके से एक सोशल प्रूफ चाहिए रहेगा। और वो इन्फ्लुएंस मार्केट आने के पहले मैं, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख चुका है या आप तक पहुंच चुका है ये वीडियो, तो मैं आप लोगों को अभी बोलूँगा कि अभी के अभी तुरंत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कहीं आप बहुत लेट ना हो जाएं। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि लॉकडाउन के इम्पैक्ट के चक्कर में बहुत ज़्यादा ह्यूज जो है इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है, और उस चीज़ का फर्क हर इंडिविजुअल फैमिली की इनकम पे भी पड़ सकता है। ठीक है, तो गाइज, ये था मेरा एक स्मॉल प्रेजेंटेशन जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एटमी को डायरेक्ट सेलिंग की सुनामी बोल रहे हैं, उसके जो फैक्ट और फिगर हैं, जो प्रॉपर कैलकुलेशन है, वो मैंने आपको समझाया। और अभी भी अगर आपके कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंडिया की स्मार्टेस्ट टीम है, टीम इनविंसिबल। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लोग जो एटमी का बड़ा स्वरूप नहीं देख पा रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत एक बड़ी जानकारी मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि ये कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों ने मिस कर दी है। ओके,
और गाइज इसके बाद मैं थैंक यू सो मच। सॉरी ये वीडियो बीच में हैंग हो गया था। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं आपको वापस ज्वाइन करूंगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू ऑल।